नमस्कार, स्वागत है एलएनएमई नोट्स में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था और हम लोगों ने कहा था नेक्स्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे। यूनिट 1 किसका? तो एसईसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के हिसाब से करवाया जा रहा है, यानी कि बिहार में आप किसी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी कॉलेज से बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं और सेकेंड सेमेस्टर में हैं और आपका सिलेबस और आपका सब्जेक्ट जो है वो एसईसी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन है, तो आपके लिए यूनिट 1 का 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। यूनिट 1 का तीसरा वीडियो है और इस यूनिट में हम लोग इस वीडियो में हम लोग इस यूनिट 1 को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो जो भी लास्ट टॉपिक वगैरह बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं। पहला हमारे पास है कम्युनिकेशन थ्रू क्वेश्चनरीज, यानी जो सवाल पूछते हुए हम लोग जो कम्युनिकेट करते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम लोग बातचीत करते हैं तो कुछ जानकारी लेने के लिए जो सवाल हम लोगों को करना पड़ता है, तो वो हो गया। अब उस चीज़ को जो क्वेश्चनर है उसको आप एक टूल की तरह समझिए, रिसर्च टूल की तरह, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? इन्फॉर्मेशन, जानकारी जुटाने के लिए, गैदर करने के लिए फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स थ्रू ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन और प्रॉम्प्ट, यानी कुछ सवाल पूछते हुए, या फिर जैसे आजकल जो है वो बहुत सारे चीज़ों ऐसे आ चुका है, एआई का ज़माना आ चुका है, चैट जीपीटी, ग्रॉक है, उसके बाद आप लोगों का गूगल का जेमिनी है, तो बहुत सारे एआई वगैरह आ चुके हैं जिस पे आप क्या करते हैं, अगर कुछ आपको जो है वो जानकारी लेना होता है तो आप उस चीज़ को प्रॉम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जानकारी जुटाते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज इन वेरियस फील्ड लाइक मार्केट रिसर्च, साइकोलॉजी, हेल्थ स्टडीज़ एंड सोशल साइंस रिसर्च। मतलब कि एक तरह से आप इतना समझ के चलिए कि ये जो कम्युनिकेशन थ्रू क्वेश्चनरीज है, क्वेश्चनरीज का इस्तेमाल एक टूल की तरह किया जाता है। और ये टूल हम लोग इस्तेमाल करते क्यों हैं? तो हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, जानकारी जुटाने के लिए करते हैं। अब ये जानकारी जुटाने का या फिर सवाल करने का तरीका अलग अलग हो सकता है और सामने लोग भी अलग अलग होते हैं, तो उस तरह से हम लोगों को सवाल तैयार करना पड़ता है। अगर हम इसमें टाइप लेके चले तो मेन 2 टाइप लेके चलते हैं, जिसका पहला है क्लोज एंड क्वेश्चन और दूसरा है ओपन एंड क्वेश्चन। अब ये नाम से ही साफ हो रहा है, क्लोज एंड क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जवाब जो है वो बाउंड्री पे वो खुद ही कर रहा है, खुद ही बाउंड्री कर रहा है। जैसे कि आप लोग एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आप लोग का जो है वो ट्रू फॉल्स पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो क्लोज एंड होता है, मतलब कि वो लिमिट सेट कर दिया है और उसी में आपका जवाब शामिल है। क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिया जाता है, 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, या फिर इस तरह का क्वेश्चन जिसमें सिर्फ हाँ या ना आप बोल सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो क्लोज एंड क्वेश्चन होता है। दूसरा है ओपन एंड क्वेश्चन, यानी कि आपको खुला छूट दे दिया गया है। अब इतना भी वो नहीं, लिमिट होता है हर चीज़ का, लेकिन ओपन क्वेश्चन में क्या होता है कि आप अपने वर्ड्स में, अपने जानकारी के हिसाब से जो आप जानते हैं उसके हिसाब से आप बना के बताते हैं, लिख के बताते हैं, बोल के बताते हैं, जिसमें कोई लिमिट नहीं सेट होता है कि आपको हाँ या ना में ही बोलना है, या फिर जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसी में से कोई जवाब देना है। नहीं, ऐसा नहीं होता, आप अपने शब्दों में बयान कर सकते हैं। तो इस तरह का जो है वो क्या होता है, क्वेश्चन करने का मेनली 2 टाइप का आप जो है वो लेके चले। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ए वेल डिज़ाइन क्वेश्चनर। मतलब कि एक अच्छा डिज़ाइन किया हुआ, आप जो मतलब एग्जांपल मान लीजिए कि आप किसी चीज़ का नहीं, किसी जो है वो व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में आपको पहले जानना पड़ेगा, और वो व्यक्ति जो है वो पर्सन जिस चीज़ से रिलेटेड है उसके बारे में भी आपके पास जानकारी होना चाहिए, तभी एक अच्छा आप जो है वो क्वेश्चन पूछ पाएंगे और टॉपिक पॉइंट जो है वो आपका उसी से इर्द गिर्द रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी साइंटिस्ट का ले रहे हैं या किसी डॉक्टर का इंटरव्यू ले रहे हैं और आप ऑफ द टॉपिक सवाल कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा रिसर्च, एक अच्छा इंटरव्यू नहीं होगा आपका, ठीक है। तो हर चीज़ टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर हम बेनिफिट्स के पॉइंट के बारे में जानें तो एफिशिएंट डेटा कलेक्शन, यानी आपको जो चाहिए, ये क्वेश्चनर अलाउ यू टू गैदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन ए शॉर्ट टाइम। जो चाहिए आपको कम समय में बहुत ज़्यादा आप जानकारी जुटा सकते हैं, क्योंकि आपको बस उसी से सवाल करना है और वही जानकारी आपको मिल रहा है, आपको कोई अलग अलग जानकारी या फिर इधर उधर का बात नहीं सुनने को मिल रहा है, ठीक है। रिड्यूस बायस, यानी कि इसमें कोई पक्षपात वाला बात नहीं होता, या फिर आप इसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ घटाव नहीं कर सकते, या फिर आपने जो भी रिस्पॉन्स लिया हुआ है बस आप उसी को लिखेंगे, उसी को देखेंगे, उसी को शामिल करेंगे अपने बात में, या फिर उस चीज़ को फॉरवर्ड करेंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमको ये पसंद है तो हम यही करेंगे। जो उसने कहा है, जो आपको रिसर्च में मिला है, जो आप सवाल के जवाब आपको मिला है, बस आप उसी चीज़ को डिलीवर करेंगे आगे, ठीक है।
कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि ऑनलाइन सर्वे सॉफ्टवेयर इज इकोनॉमिकल एंड इजी टू यूज़। मतलब कि ये कॉस्ट इफेक्टिव कहने का सेंस ये है कि आजकल देखते हैं, जैसे आप यूट्यूब वीडियो ही देख रहे हैं या फिर कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो उस बीच में आ जाता है कि आपको ये चीज़ पसंद है या नहीं पसंद है, या फिर आप होते तो अपने हिसाब से राय दीजिए। तो इस तरह का जो चीज़ होता है ये अब ऑनलाइन आ चुका है। तो ये क्या हो गया है, अब मतलब इसमें पैसा कम लगता है, अब सबके पास जा जा के पूछना नहीं पड़ता है। अब बस एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं और उसमें लोग जो है वो अपना प्रतिक्रिया देता है और वो डेटा आप कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कस्टमाइजेबल हो जाता है। अब प्लेटफॉर्म कैन बी कस्टमाइज टू रिप्रेजेंट योर ब्रांड्स, टोन एंड स्टाइल, यानी कि आप अपने बस टू द पॉइंट स्टिक करने के लिए आप अपने हिसाब से उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे आप अपने फ़ोन को करते हैं, जिस हिसाब से आप अपना फ़ोन चलाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप फ़ोन का सेटिंग बदलते हैं, या फिर वॉलपेपर या फिर जो भी चीज़ है एप्लीकेशन वगैरह, तो उस चीज़ के हिसाब से ये सारा चीज़ भी इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए। कंपेयरिंग रेस्पॉन्स, अब रेस्पॉन्स कैन बी कंपेयर टू द हिस्टोरिकल डेटा टू ट्रैक चेंजेस, यानी कि जो चीज़ आपको मिल रहा है, सामने से जो चीज़ मिल रहा है, आप उसको पीछे जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं क्या वो सही है या नहीं है, या फिर इस तरह का चीज़ जो कि लग रहा है गलत हो सकता है, तो पीछे क्या कहा गया है आप उसको जाके फिर से चेक भी कर सकते हैं। और अभी इसमें जो है वो क्या होता है कि रेस्पॉन्स कैन रिमेन एनोनमस एंड डेटा कैन बी सिक्योरली स्टोर। अब इसमें ये खतरा नहीं होता है कि चोरी हो जाएगा। अब क्या चोरी हो जाएगा, अब जो सवाल का जवाब दे रहा है वो भी एनोनमस है, मतलब कि उसका भी कोई जानकारी शेयर नहीं किया जा रहा है, तो वो डेटा जो है वो सिक्योर रखा जा सकता है। कोई जानकारी, किसी का पर्सनल जानकारी की वहाँ पे नहीं आ रहा है, वहाँ पे बस एक डेटा आ रहा है जो उस सवाल का जवाब है, लेकिन किसने दिया, क्या नाम था उसका, क्या पता था, वैसा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का भी जो है वो सिस्टम डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो ये सब भी क्या हो जाता है, मतलब बेनिफिट में शामिल हो जाता है, जिसका आप जो है यहाँ थोड़ा थोड़ा जो है वो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। की फीचर ऑफ एन इफेक्टिव क्वेश्चनर, अब की फीचर के बारे में बात करेंगे, यानी कि अगर आप देखें कि आपका क्वेश्चनर कैसा होना चाहिए, तो आपका सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। अब किस तरह से ये है, स्टेप वाइज अगर आप देखें तो सबसे पहले स्क्रीनिंग करना है, यानी कि आपको छांटना है कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड पार्टिसिपेंट ही चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सबको उठा के पूछने लगे। वार्म अप करना है, यानी कि शुरुआत में क्या करना है, थोड़ा बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, धीरे धीरे डिफ़िकल्ट का लेवल बढ़ाया जाता है। पहले आसान क्वेश्चन, फिर उससे थोड़ा मुश्किल, उससे थोड़ा मुश्किल, ऐसे करते करते हुए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे बोल रहा है कि स्मूथ चेंज, यानी कि जब आप जो सवाल है आपका, पहले का जो सवाल था उसका लेवल थोड़ा कम था, फिर जब आप लेवल ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं तो एकदम से नहीं बढ़ना है, धीरे धीरे बढ़ना है, ठीक है। स्किप करना है इस तरह के क्वेश्चन को जिस टाइप का क्वेश्चन जो सामने वाले हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं पूछना है। फिर टफ क्वेश्चन पूछना है तब जब हम लोगों को एक डिटेल जानकारी चाहिए होता है उस चीज़ के बारे में, तो वो टफ़ क्वेश्चन में आ सकता है, टफ़ क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन करना है, यानी कि आपको क्या करना है, जो जो रेस्पॉन्सेज है, जो सवाल का जवाब आपको मिल रहा है या फिर जो भी आपने पूछा है उसका जो भी कुछ मिल रहा है रेस्पॉन्स, उसको कैटेगराइज कर देना है, ठीक है। डेमोग्राफिक क्वेश्चन टू कैटेगराइज रेस्पॉन्सेज। अब इसमें अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो क्वेश्चन टाइप है वो दो तरह का है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये एक तरह का क्या होता है, फिक्स्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। फिक्स क्वेश्चन होता है और ये यूज किया जाता है क्वांटिटेटिव डेटा के लिए, क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर क्वेश्चन जो कि फिक्स्ड क्वेश्चन होता है वो यूज़ किया जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जो होता है वो ओपन एंड क्वेश्चन होता है, यानी कि आप सामने वाले पे छोड़ दिए हैं कि वो जवाब क्या दे रहा है, उसमें कोई फिक्स्ड चीज़ें नहीं हैं, तो वो क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन फॉर्मेट के बारे में बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि आपका जो सवाल होगा, जो भी आपका चीज़ है वो क्लियर होना चाहिए, एंगेजिंग फॉर्मेट होना चाहिए टू मेंटेन पार्टिसिपेंट इंटरेस्ट। अब ऐसा कुछ तरीके से सवाल कर रहे हैं जो सामने वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो आपका जो है वो ख़राब जो है वो जोन में चला जाएगा। नेक्स्ट में कैटेगरीज़ को अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा कैटेगरीज देख लेते हैं, तो कैटेगरी में यहाँ पे वही है, देखिए क्वालिटेटिव एक्सप्लोरेटरी है और क्वांटिटेटिव है। तो अब इसमें जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हम लोगों ने अभी अभी देखा, तो इसमें क्या है, क्वालिटेटिव के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, अनस्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि जिसका ओपन एंडिंग होगा क्वेश्चन का, जिसमें सामने वाले ही जो है वो डेटा देंगे, सामने वाले ही जवाब देंगे, सब कुछ वही देंगे। क्वांटिटेटिव में
कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं जो हम लोगों को मान के चलिए कि इस तरह से जो है वो, जैसे कि एज हो गया, इनकम हो गया, तो वो वही चीज़ बताएंगे। एज कितना है तो वो फिक्स है, इनकम कितना है तो वो भी फिक्स है, वो उतने में अभी जितना है वो उतना ही बताएंगे। और जैसे कि क्वालिटेटिव है, तो क्वालिटेटिव में क्या है, जैसे फीडबैक है, राइटिंग स्टाइल है, टोन है, तो फीडबैक है तो वो अपने हिसाब से बताएंगे, अपना जो भी उसको महसूस हुआ है वो बताएंगे। ठीक है, फीडबैक ऑन राइटिंग स्टाइल और टोन, यानी कि राइटिंग स्टाइल का जो फीडबैक दे रहे हैं, या फिर आपको पूछने का स्टाइल है, या फिर आप किसी चीज़ का रिव्यू कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, क्वालिटेटिव डेटा आपको मिलेगा, जो कि अनस्ट्रक्चर क्वेश्चन है, जिसका एंड जो है वो ओपन है, जो सामने वाले पे डिपेंड कर रहा है कि वो बोलेगा क्या। लेकिन क्वांटिटेटिव है कि वो नोन है, बस उसको जानना है, तो वो फिक्स ही रहेगा, जिस समय में है उस समय में वो फिक्स है। जैसे एज है, इनकम है, सेटिस्फैक्टरी रेटिंग है, मतलब कि जैसे आप ऑनलाइन कुछ लेते हैं तो फिर उसमें कुछ स्टार का रेटिंग देना होता है, पसंद आया नहीं पसंद आया, तो ये चीज़ें क्या है, ये क्वांटिटेटिव है। और क्वालिटेटिव में कुछ फिक्स नहीं है, वो सब्जेक्टिव है। ये दोनों को थोड़ा सा अगर अलग करना है तो एक बात याद रखनी है, इस एग्जांपल के तौर पे याद रख सकते हैं। क्वालिटेटिव मतलब कि वो सब्जेक्टिव तरफ चला जाएगा, क्वांटिटेटिव मतलब वो आ जाएगा ऑब्जेक्टिव के तरफ। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन के थ्रू और क्वालिटेटिव अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन क्वेश्चनर के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया है उसी चीज़ को, ओपन और क्लोज एंड क्वेश्चन को। तो ओपन एंड समझ गए होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और स्केलिंग यहाँ पे आ चुका है। बस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, रिस्पॉन्स सेलेक्ट, एक से ज़्यादा ऑप्शन आप लोगों को वहाँ पर दिया जाता है और उसमें से एक चुनना होता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ किसी चीज़ के अगर पूछ लिया जाएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा आपको अच्छा कौन सा लगता है, कुछ लिस्ट दिया जाएगा, आपको उसमें से एक बताना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। ये सेकेंड पॉइंट जो है वो इसमें ये जो इसका प्रोनाउंसिएशन दो जगह थोड़ा अलग से था, या कहीं पे डाइकोमोटस या डिक्टोमस ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो एक बार प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन का। इसका मतलब हम समझा देते हैं। इसमें जो है वो ये क्या होता है, ये दो राह तरफ का होता है। मतलब कि इसमें जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, यस या फिर नो होगा, आंसर हाँ या ना में होगा, यानी कि ये इसका क्या है, दो रास्ता है। ठीक है, इसका दो रास्ता है, या तो ये होगा या तो ये होगा। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन होता है डिक्टोमस या फिर डाइकोमोटस, या फिर जिस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, इंटरनेट से एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये इस तरह का हो गया। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आके, यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो स्केलिंग क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए स्केलिंग क्वेश्चन क्या हो गया। मान लीजिए कि एक स्केल है, अब उस चीज़ में कोई चीज़ फिक्स ही है, एक तरह से वो फिक्स ही किया गया है जिसमें से आपको चुनना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरह से ये भी क्वांटिटेटिव में आ जाएगा कि ये क्वांटिटेटिव डेटा ही हमसे लिया जा रहा है। जैसे कि नॉमिनल स्केल है, कैटेगरी हो गया, जैसे जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, अदर है, ट्रांसजेंडर है, किस तरह का है, तो वो भी एक तरह से फिक्स है। ऑर्डिनल स्केल है, जैसे कोई रेटिंग देना होता है किसी चीज़ के बारे में कि 1 से 5 के स्टार के बीच में आप कितना स्टार देना चाहते हैं, कितना पसंद आया आपको। ठीक है, तो इंटरवल स्केल है, इक्वल इंटरवल बिटवीन पॉइंट, एग्जाम्पल टेम्परेचर है, स्केल है, टेम्परेचर स्केल है, मतलब कि इस तरह का जो चीज़ें हैं वो आ जाएगा आप लोगों का स्केलिंग क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे कि किसी चीज़ के बारे में आपको सहमति जताना है तो उसका स्केल बना हुआ है। अगर आप जो है वो आगे बढ़ते हैं, मतलब कि जितना ज़्यादा वो उसका वो रहेगा, स्केल जितना ऊपर रहेगा उतना सहमत रहेंगे आप, स्केल जितना डाउन होगा उतना कम सहमत रहेंगे आप। तो इस तरह का क्वेश्चन इस नाम से ही वो समझ में आ रहा होगा। पिक्चोरियल क्वेश्चन होगा जो रेस्पॉन्स सेलेक्ट आंसर बेस्ड ऑन द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे कौन बनेगा करोड़पति में बोलता है कि अब आपको एक विजुअल दिखाया जाएगा, आपको उससे गेस करना है कि ये क्या है, वो क्या है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया पिक्चोरियल क्वेश्चन। ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन लेआउट में बारे में बात करें कि किस तरह का क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन टाइप है और उसका एग्जांपल है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ओपन एंड क्वेश्चन, जो हम लोगों ने ऊपर भी देखा। ओपन एंड क्वेश्चन क्या है कि जैसे कि एग्जांपल है, व्हाट फीचर वुड यू लाइक टू सी इम्प्रूव इन द ऐप। अब किसी चीज़ के बारे में जैसे हम पूछेंगे कि इस चैनल के बारे में आप क्या चाहते हैं कि और इम्प्रूव किया जाए, तो आप अपने हिसाब से जवाब देंगे। ठीक है, तो ये ओपन एंड क्वेश्चन, यानी कि हम आप पे छोड़ दिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, और ये डिक्टोमस या फिर डाइकोमोटस या फिर जिस तरह से डाइक्टोमस या फिर जिस तरह से आप प्रोनाउंस करते हैं, इसको अच्छे से प्रोनाउंस दो जगह अलग अलग था, तो इसलिए हम आप पे छोड़ देते हैं। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा और प्रोनाउंस कर लीजिएगा अपने हिसाब से। डू यू सी द ऐप डेली, यस और नो, यानी कि इस क्वेश्चन में जो है वो दो रास्ता है, या तो आप ये चुनेंगे या फिर ये चुनेंगे। ठीक है,
तीसरा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिससे तो आप बचपन से ही डील करते हुए आ रहे हैं। 4 ऑप्शन रहेगा या कहीं 5 ऑप्शन रहेगा, कहीं 3 ऑप्शन रहेगा, बस ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, उसमें से एक कोई चुनना है जो कि सही जवाब रहेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्केल क्वेश्चन, जो आप समझ चुके हैं कि एक मान लीजिए जो सवाल पूछा गया है उसको एक स्केल पे जवाब देना है। नीचे रहिएगा स्केल का तो उससे सहमति नहीं है, ऊपर रहिएगा स्केल का, जितना ऊपर आप रहिएगा स्केल पे उतना सहमति है वो जताता है, ठीक है। और सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के बारे में यहाँ पे जो है वो ये कहा जा रहा है कि हाउ वुड यू रेट द ऐप। अब इसमें जो है वो इजी टू डिफ़िकल्ट लेवल हो सकता है यूज़ करने का। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको पूछा जा रहा है। तो अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग टाइप का रेटिंग सिस्टम होता है, अलग अलग टाइप का जो है वो स्टेप्स होता है, तो वो इंक्लूड करता है, डिपेंड करता है कि कौन सा कहाँ पे यूज किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। यही क्वेश्चनर कम्युनिकेशन थ्रू क्वेश्चनर। अब सवाल पूछते हुए डेटा कलेक्ट करना ही हम लोगों का जो है वो क्या है, जो मेन मोटिव है, जो मेन पर्पस है क्वेश्चन पूछने का, सवाल पूछने का, उसका मेन मकसद क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम लोग को जानकारी चाहिए जो हम जमा करके रखेंगे और आगे फॉरवर्ड करेंगे। और उसका फ़ायदा भी ये रहता है कि हम वो पीछे जाके मैच भी कर सकते हैं, सही बोला गलत बोला, या फिर इसमें जो अलग अलग टाइप का होता है, हम सामने वाले पे सवाल करने के बाद सामने वाले पे छोड़ देते हैं कि क्या जवाब देगा। फिर एक तरह का सवाल होता है कि हम उसको उस दायरे में ही जवाब देने का जो है वो बांध देते हैं, एक बाउंड्री दे देते हैं, चाहे हाँ बोलो या ना बोलो, या फिर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कोई एक चुनो, ठीक है। तो इस तरह का हो गया। अब ये टूल्स की तरह इस्तेमाल होता है, जैसे कि अब कौन कौन सा टूल यूज़ हो जाता है, जैसे कि ये है SPP है, SPSS है, एक्सेल है, इस तरह का टूल यूज़ किया जाता है डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के लिए। फिर यहाँ पे जो है वो एथिकल कंसिडरेशन के बारे में बात करें तो एंश्योर इन्फॉर्म कंसेंट, प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी, यानी एनोनिमस इन ऑल द डेटा प्रोसेस, यानी कि वही बताया जा रहा है कि इसमें प्राइवेसी का थोड़ा ध्यान रखा जाएगा, कंसेंट भी रहेगा, और मतलब कि आप अपने सहमति से वो जवाब दे रहे हैं। प्राइवेसी का ख्याल रखा जा रहा है, आपका इन्फॉर्मेशन कोई शेयर नहीं किया जा रहा है, मतलब कि आप एनोनिमस है, मतलब ना आपका नाम शेयर किया जा रहा है, ना आपका कुछ शेयर किया जा रहा है, बस जो ज़रूरत है वो सवाल का जवाब लिया जा रहा है, उसमें किसी को कोई पर्सनल वो नहीं किया जा रहा है, टारगेट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चनर के बारे में एक कंक्लूजन लेके चलें तो क्वेश्चनर आर ए वैल्यूएबल टूल, एक टूल है क्वेश्चनर जो कि यूज़ किया जाता है डेटा गैदर करने के लिए, इनसाइट अक्रॉस वेरियस फील्ड। ए वेल डिजाइन क्वेश्चनर विद द राइट क्वेश्चन एंड फॉर्मेट इंश्योर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द कलेक्टेड डेटा। यानी कि जितना अच्छा आपका क्वेश्चन डिज़ाइन रहेगा उतना अच्छा आपको डेटा मिलेगा, और उतना अच्छा वो कंटेंट तैयार होगा, वो जवाब तैयार होगा, या फिर वो डेटा तैयार होगा जिस पे आप जो है वो रिलाई कर सकते हैं, जिस पे विश्वास कर सकते हैं, जिसको वेरीफाई करने के, जो सब कुछ वेरीफाई करते हुए बनाया हुआ है, तो वो विश्वास करने लायक बनेगा। ऐसा डेटा तैयार होगा आपका। जितना अच्छा आप तैयार करेंगे कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाना है, जो सामने बैठा हुआ है या फिर जो जवाब देने के लिए है वहाँ पे, उससे हमको कैसा सवाल पूछा जाना चाहिए, उसको क्या जानकारी होगा, वो किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये सारा चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए हम लोग को जो यूनिट 2 है, अब इसमें बिजनेस लेटर बचा हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बचा हुआ है। बिजनेस लेटर, अब लेटर का क्या ज़रूरत है, अब कुछ सवाल आएगा दिमाग में कि अब लेटर का ज़माना तो रहा नहीं, क्या लेटर का क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी भी लेटर से ही सब कुछ चल रहा है, लेटर से ही आप लोगों का जो सब कुछ ऑपरेट सरकार जो करते हैं वो सब कुछ लेटर से ही होता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप लोगों को किसी का जॉब सिलेक्शन होता है तो जॉब लेटर उसको भेजा जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर होता है। फिर आप लोगों का अगर जो है वो कहीं पे कुछ एप्लीकेशन देना होता है तो फिर वहाँ पे भी लेटर ही लिखा जाता है, चाहे वो लेटर ऑफ एप्लीकेशन ही क्यों ना हो, मतलब एक रूप से सब जगह लेटर ही चल रहा है। तो लेटर लिखना, लेटर के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। इसमें हम लोग को पढ़ना होगा, जो हमारे सिलेबस में है वो है बिजनेस लेटर। अब ये बिजनेस लेटर का जो है वो किस तरह से क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें से कुछ पॉइंट होगा। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, जानकारी देने के लिए, रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जानकारी लेने के लिए, एड्रेसिंग कंप्लेन या फिर कंप्लेन वगैरह करने के लिए, नोटिफाइंग डिसीजन सच एज जॉब रिजेक्शन, यानी कि किसी को जॉब से निकालना है, जो उसके लिए भी उसको जो है वो जॉब रिजेक्शन का लेटर जो है वो दिया जाता है, या फिर किसी को जॉब देना है तो उसको अपॉइंटमेंट का लेटर भेजा जाता है, ठीक है।
इस तरह से, या फिर किसी को शाबाशी देना है, थैंक यू बोलना है, तो उस चीज़ के लिए भी क्या होता है, लेटर लिखा जाता है। ठीक है, तो अब लेटर में जो है वो दो तरह का होता है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में दो मेन डिफरेंस याद रखिएगा। फॉर्मल लेटर जो होता है वो आप दूसरे को लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो अपने परिवार में, रिश्तेदार में लिखा जाता है, जिसमें आप किसी तरह का भाषा यूज कर सकते हैं, हाय हेलो टाइप, जो कैसे हैं, खाना सब कुछ घर पे ठीक है या नहीं है, या फिर कैसे क्या कर रहे हैं सब कुछ। तो इस तरह का जो भाषा यूज किया जाता है या इस तरह का जो चीज़ लिखा जाता है वो इनफॉर्मल लेटर में आता है। और फॉर्मल लेटर यानी कि ऑफिशियल लेटर मान के चलिए एक तरह से, जो कि आप जिसको नहीं जानते हैं उसको लिखा जाता है, या फिर ऑफिशियल में हो या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसके अंदर ये सारा चीज़ आता है, तो वो फॉर्मल में चला जाएगा। और इनफॉर्मल में जो पर्सनल लेटर होता है, यानी कि जो हम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त वगैरह को लिखते हैं, उस तरह का जो है वो इनफॉर्मल लेटर में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है, और ये पीडीएफ वगैरह हम जो है वो टेलीग्राम पे सेंड कर देते हैं। तो अगर कोई नया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल, या फिर आप सर्च कर सकते हैं LNMU notes जो है वो सर्च कर लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। या फिर आप LNMUnotes.in पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर के बारे में बात करेंगे। तो बिजनेस लेटर का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, तो देखिए, जब आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जब आप बातचीत करना चाहते हैं, अब और जब बिज़नेस के बारे में, जब बिज़नेस का बात आता है तो उसमें कैसे बातचीत किया जाता है, तो एक तरह का वो बातचीत होता है लेटर। ठीक है, जो कि बिज़नेस के हिसाब से, बिज़नेस के फॉर्मेट के हिसाब से, बिज़नेस लेटर के बिज़नेस लेटर के, या फिर जो लेटर का फॉर्मेट है इस तरह का, वो हम नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट 2 में जो है वो कवर किए हुए हैं। यूनिट 2 का नोट्स जो है वो रेडी है, तो यूनिट 2 में लेटर का एक फॉर्मेट तैयार करके एक एग्जाम्पल तैयार कर दिया गया है कि लेटर कैसे लिखा जाएगा। तो उसका एग्जाम्पल यूनिट 2 में दिया गया है, तो वहाँ का एग्जाम्पल हम लोग जो वहाँ डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम लोग जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, और बिजनेस लेटर का एग्जाम्पल वहाँ देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो बिजनेस लेटर में लेटर हेल्प मेंटेन गुड कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज। राइटिंग लेटर्स प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन एस्टेब्लिश ए कंपनीज पब्लिक रिलेशन, रेपुटेशन एंड इमेज। अब ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस में, तो देखिए, जैसे कि इंडिविजुअल से मतलब कि किसी को पर्सनली आपसे जो है वो बातचीत करना होगा, पर्सनली भेजना है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में भेजना है, कंपनी वगैरह में जो है वो काम करने के काम में आ जाता है। लेटर राइटिंग प्ले एक क्रिटिकल रोल इन एस्टेब्लिश ए कंपनीज पब्लिक रिलेशन इस्टेब्लिश करने में जो है वो लेटर राइटिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है ये। और अपना इमेज बनाने में, अपना रेपुटेशन एक बनाने के लिए जो है वो ये सारा चीज़ काम आता है। अगर हम लोग बिजनेस लेटर के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 पॉइंट है। एक होता है पर्सनलाइज, डायरेक्टेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन एडिंग ए लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन, यानी कि एक जो पर्सनलाइज बिजनेस लेटर होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन, किसी एक चेयर को लिखा जाएगा, यानी कि कोई एक चेयर पे बैठा हुआ है, उस चेयर पे अब जो भी है, उस पोजीशन पे जो भी है, उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए वो लिखा जाएगा, जिसमें आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसमें पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि उसमें जो है वो आप अपने फेरबदल, आपको जो उस हिसाब से लगता है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑफिशियल। ऑफिशियल में क्या है कि मोर फॉर्मल देन अदर कम्युनिकेशन फॉर्म्स, मतलब कि दूसरे कम्युनिकेशन फॉर्म से, मतलब जो दूसरे जो संचार का माध्यम है, दूसरे जो बातचीत का माध्यम है, उससे ज़्यादा फॉर्मल होता है, जैसे कि ईमेल, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। तो इस सब चीज़ में मतलब जब ऑफिशियल आ जाता है तो ऑफिशियल में आप लोगों को जानकारी होगा ही, जैसे आपका यूनिवर्सिटी कोई लेटर जारी करता है, या फिर किसी का अपॉइंटमेंट लेटर आता है, या फिर इसी तरह का एग्जाम्पल आप लेके चलिए। ऑफिशियल ज़्यादा फॉर्मल होता है, ज़्यादा उसमें नियम कानून मांगा जाता है। ठीक है, अब प्रिंटेड में तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक फिजिकल फॉर्म हुआ, आप किसी चीज़ का प्रिंट निकालते हैं, तो उसी तरह का एक लेटर जो है वो लिखा हुआ और प्रिंट करके भेजा हुआ, इस तरह से द फिजिकल फॉर्म ऑफ ए लेटर गिव्स इट क्रेडिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। तो ये हो गया हम लोगों का बिजनेस लेटर के बारे में जो इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर को जो है वो फटाफट से समझेंगे। इसमें क्या है कि सबसे पहला जो है वो हमारे पास है पॉजिटिव मैसेज। पॉजिटिव मैसेज मतलब कि हाँ, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। पॉजिटिव मैसेज मतलब है हाँ, यानी कि जब आप एग्री करते हैं किसी प्लान के लिए या आप सहमति जता रहे हैं, तो उस तरह का जो है वो टाइप हो गया पॉजिटिव मैसेज। नेगेटिव मैसेज यानी कि आप लोग को पता ही है कि उसमें ना होगा, कुछ तरह से जो वो नकारा जा रहा होगा या फिर असहमति जताया जा रहा होगा। वो यानी डिसएग्री, जब आप सहमत नहीं होते हैं किसी प्लान से या फिर किसी भी चीज़ से, या फिर आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, तो वो आ जाता है नेगेटिव में। और है तीसरा एक्शन ओरिएंटेड मैसेज। एक्शन ओरिएंटेड मैसेज का मतलब ये है कि उसमें जो अपील करने वाला होता है या फिर इंस्ट्रक्शन, किसी चीज़ को
करने के लिए कहा जा रहा होगा, तो उस तरह का जो है वो एक्शन ओरिएंटेड मैसेज, मतलब कि कोई ऑर्डर है, ठीक है, कुछ चीज़ करने को कहा जा रहा है, तो कुछ चीज़ अपील किया जा रहा है, तो वो मतलब कि अपील कुछ चीज़ कर रहा है, तो रिस्पॉन्स में कुछ जो है वो एक्शन होगा, ठीक है, तो एक्शन ओरिएंटेड मैसेज होगा वो, ठीक है। अब बिजनेस लेटर और पर्पस देखते हैं कि कितना टाइप का बिजनेस लेटर का क्या क्या पर्पस है, मतलब वो टाइप जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। जनरल लेटर, अब जनरल लेटर नाम से ही जनरल है, मतलब कि इसमें कुछ नहीं है, अपडेट कुछ देना होगा या फिर कोई सहायता की याचना, मतलब कि कुछ मांगना होगा, इस तरह का जो कुछ चीज़ होता है वो जनरल लेटर में आ जाता है। अब इसमें कोई चीज़ वेरीफाई करना होता है, या फिर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाइंग मीटिंग शेड्यूल वगैरह, तो इस तरह का चीज़ जो है वो जनरल लेटर में आएगा। फिर कवर लेटर के बारे में बात करेंगे कि जिसमें कोई रिपोर्ट वगैरह या फिर रिपोर्ट टाइप का कोई पेपर शामिल होगा, इस तरह का जो है वो होगा कवर लेटर में। लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो ऐसा लेटर जिसमें कोई चीज़ हम लोगों को जो है वो इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, कोई चीज़ बताया जा रहा है, जानकारी दिया जा रहा है, ऐसे करना है, वैसे करना है, या इस चीज़ को ऐसे चलाना है, तो वो सब आ जाता है लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में। लेटर ऑफ इंक्वायरी, वो तो पता ही चल गया, इंक्वायरी करने वाला लेटर जो होता है, जो कि लिखा जाता है इसलिए किस चीज़ के बारे में हम लोग को जानकारी चाहिए होता है, तो हम जब लेटर लिखेंगे उस चीज़ से रिलेटेड, तो वो लेटर ऑफ इंक्वायरी चला जाएगा। सेल्स लेटर हो गया, यानी कि जो प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए जो लिखा जाता है वो है सेल्स लेटर। और कंप्लेन लेटर, वो आप लोगों को पता ही होगा, किसी चीज़ को सर्विस जो है वो मतलब नहीं पसंद आया, या फिर कोई चीज़ को अच्छा नहीं लगा, या फिर कुछ भी चीज़ है उसमें नेगेटिव पॉइंट है, या फिर आपको जो भी चीज़ नहीं पसंद है, जब आप उसको सामने वाले को बताने के लिए जब लिखते हैं लेटर, तो वो कंप्लेन लेटर। इसमें थोड़ा सा जो है वो मेन कैटेगरीज ऑफ बिजनेस लेटर के बारे में बात कर लें, तो लेटर ऑफ इंक्वायरी आप लोगों ने ऊपर देखा कि किसी चीज़ के बारे में हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं, मतलब कि किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि वो सामान कैसा है, अवेलेबल है या नहीं है, कितना में मिलता है, कि उस प्रोडक्ट के और बारे में जानकारी, या फिर उस सर्विस के बारे में और जानकारी चाहिए, तो वो लेटर ऑफ इंक्वायरी में चला जाता है। जैसे कि हम किसी जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये सारा चीज़ आ गया लेटर ऑफ इंक्वायरी में। लेटर ऑफ कंप्लेन, वही प्रोडक्ट मान लीजिए हम लोगों ने एक फ़ोन किया, कहीं पे फ़ोन किया, या फिर लेटर लिख के किसी सामान के बारे में जानकारी लिया, फिर वहाँ से जो जवाब आया उससे हम लोगों ने क्या किया, लेटर ऑफ उससे हम लोगों ने सामान ऑर्डर कर लिया। सामान ऑर्डर करने के बाद हमको पसंद नहीं आया, तो नहीं पसंद आया तो हम क्या करेंगे, लेटर ऑफ कंप्लेन लिखेंगे कि वो प्रोडक्ट या सर्विस हमको पसंद नहीं आया, ठीक है। कोई चीज़ जो है वो डिफ़ॉल्ट हो, मतलब कि उस चीज़ में कोई फॉल्ट है, वो ख़राब है, कोई सामान ख़राब है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वो लेटर ऑफ कंप्लेन लिखा जाएगा उसके लिए, ठीक है। लेटर ऑफ एप्लीकेशन में क्या है कि जब हम किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो वहाँ पे लेटर लिखा जाता है या फिर किसी भी फॉर्मेट में है, तो वो लेटर ऑफ एप्लीकेशन होगा। लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट क्या होता है कि हम जब किसी चीज़ को क्या करते हैं, किसी चीज़ को हम लोग मानते हैं, ठीक है, जब हम लोग मान रहे हैं, जैसे कि कोई ऑर्डर है, या फिर कंफर्म कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ हुआ है, तो वो एक्नॉलेजमेंट में आता है। तो जैसे कि आप लोग फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, तो पहले क्या आता है, एक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है, या फिर जब अप्लाई करते हैं, जब शुरुआत में ही अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलता है, एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलता है कि हाँ ठीक है, हम मान रहे हैं, आपने अप्लाई किया। अब वो सामने जाके वेरीफाई होगा, उसके बाद एक डमी आता है, फिर उसमें कुछ करेक्शन होता है, फिर जाके आपके फाइनल जो कार्ड जारी होना होता है वो जारी होता है, ठीक है। तो इस तरह का क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप से आप जो है वो जान सकते हैं कि एक लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट क्या है, ठीक है, एक कन्फर्मेशन टाइप है ये, ठीक है। उसके बाद है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन के बारे में सिफारिश है, तो सिफारिश का जो लेटर लिखा जाएगा वही है। अब रिकमेंडेड समवन फॉर ए पोजीशन या अपॉर्चुनिटी, यानी किसी जॉब के लिए किसी चीज़ को, किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को क्या करना, सिफारिश करना, तो उसके लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है। और उसके बाद लास्ट में आता है लेटर ऑफ अप्रिसिएशन, यानी कि किसी को थैंक यू बोलना है, किसी को धन्यवाद देना है, किसी का काम अच्छा लगा उसको बोलना है, तो वो उसके लिए लेटर ऑफ अप्रिसिएशन लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद पर्पस ऑफ बिजनेस लेटर के बारे में हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया है कि ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन लेता भी है, डायरेक्शन देता है कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है, उसके लिए एक्नॉलेजमेंट होता है, फिर पब्लिक रिलेशन के लिए भी, मतलब कि पब्लिक से रिलेशन बनाने के लिए भी ये सारा चीज़ बिजनेस लेटर ज़रूरी होता है। मतलब कि जितना अच्छा लेटर आप बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर बातचीत के लिए उस समय में यूज़ कीजिएगा, उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनेगा, उतना अच्छा सर्विस दे पाएंगे आप, उतना अच्छा आपका बिजनेस चलेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो एग्जांपल तो हम लोग नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे ही, लेकिन जो बिजनेस लेटर का एक स्ट्रक्चर होता है वो देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास जो लेटर लिखा जाएगा उसमें सबसे पहले क्या है, सेंडर एड्रेस होगा, ठीक है, फिर डेट होगा, ठीक है,
सेंडर एड्रेस यानी कि जो भेज रहा है लेटर उसका एड्रेस होगा, कहाँ से भेज रहा है, किस डेट में भेज रहा है। फिर रेसिपेंट एड्रेस यानी कि जिसको भेज रहा है उसका एड्रेस होगा तीसरे नंबर पे। उसके बाद सैल्यूटेशन होगा यानी कि सर है, मैडम है, डियर है, क्या है, मिस्टर है, जो भी लगाना होगा वो आप लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद है बॉडी ऑफ द लेटर, क्या कहना चाहते हैं आप उस लेटर के माध्यम से, क्या उस चिट्ठी में आप क्या लिखना चाहते हैं, उसके बाद वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग में जैसे कि सिंसियरली है, बेस्ट रिगार्ड है, योर फेथफुली, या फिर किसी यूनिवर्सिटी के टीचर को कुछ ऐसे लिख रहे हैं तो लास्ट में कुछ लिखना पड़ता है ना कि आपका आज्ञाकारी छात्र, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उस तरह का वो क्या हो गया, सैल्यूटेशन में चला गया, ठीक है, क्लोजिंग में चला गया। फिर आपका सिग्नेचर होता है, मतलब कि आप अपना नाम, पोजीशन, जिस पोजीशन पे आप हैं, या फिर आप किसी छात्र हैं तो छात्र के हिसाब से आप लिखते हैं कि हम इस क्लास में है, मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, वगैरह वगैरह, वो सिग्नेचर हो गया आपका। फिर एनक्लोजर में क्या होता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट उसके साथ देना है, यानी कि मान लीजिए कि किसी रिजल्ट सुधार के लिए आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसके साथ देते हैं ना कोई डॉक्यूमेंट, प्रूफ देते हैं ना कि मेरा रिजल्ट ऐसे था अब ऐसे है, हमको ठीक करवाना है, तो उसके साथ कुछ प्रूफ लगा जाता है तो वो एनक्लोजर में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक फॉर्मेट हो गया कि एक आप लेटर कैसे लिखेंगे, बिजनेस लेटर। एग्जाम्पल हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे, वो तैयार हो चुका है, नेक्स्ट यूनिट में क्लियर हो जाएगा सारा चीज़। बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे कि बिजनेस लेटर लिखने समय क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है बी क्लियर एंड कॉन्साइज, जो कहना है साफ साफ कहिए, पॉइंट टू पॉइंट कहिए, ठीक है। मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, गरिमा के अंदर कहिए, कोई ऐसा भाषा का, कोई ऐसा शब्द का यूज़ नहीं करना है जो कि ऑफिशियल नहीं है, जो कि ऑफिशियली यूज़ नहीं किया जाता है और जो कि अच्छा नहीं माना जाता है, तो उस चीज़ का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद है प्रूफ रीड, यानी कि जब आप लेटर लिख लेते हैं तो फिर उसको पढ़िए, सब कुछ सही लिखा हुआ है, ग्रामर सही है, स्पेलिंग सही है, लाइन सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। रिस्पेक्ट द रेसिपेंट, जो जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं उसको इज्जत दीजिए, ठीक है, मतलब कि उसको सर, मैडम, इस तरह से जो है वो आपको सैल्यूट करना पड़ेगा। फॉलो द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, अब जिस तरह का फॉर्मेट चलता है जब आप लिख रहे हैं उस समय में जो फॉर्मेट चल रहा है, देखिए पहले क्या होता था कि एक साइड एड्रेस लिखा जाता था भेजने वाले का, एक साइड एड्रेस लिखा जाता था रिसीव करने वाले का। अब क्या होता है, लेटर में दोनों एक ही साइड लिखा जाता है। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब जो फॉर्मेट चल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, आप वो यूज़ कर लीजिए। प्रोफेशनलिज्म बस मेंटेन होना चाहिए, यानी कि जो लेवल पे आप लिख रहे हैं वो लेवल में जैसा चल रहा है वो मेंटेन होना चाहिए, गरिमा में ही आपको रह के सारा काम लिमिट में ही करना पड़ेगा, ठीक है। टिप्स के बारे में ये तो हो ही गया। इंक्लूड योर डिटेल्स, अपना डिटेल जो भी है वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर रेसिपेंट इन्फो, जो जिसको भेज रहे हैं उसका डिटेल तो होना ही चाहिए। फिर सैल्यूटेशन तो होना ही चाहिए, सर है, मैडम है, मिस्टर है, मिस है, क्या है, सब कुछ होना चाहिए। सब्जेक्ट लाइन ये क्लियर होना चाहिए। जब आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट के सामने जो लिखा जाता है कि किस लिए वो लेटर या फिर वो एप्लीकेशन किस लिए लिखा जा रहा है, उस बात में ही सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, उस लाइन में ही सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बी कॉन्साइज, वो लेटर संक्षिप्त होना चाहिए और पॉइंट पे होना चाहिए। कोई घुमा फिरा के कोई एक बात आप कह रहे हैं तो वो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उतना टाइम किसी के पास होता नहीं है, तो इसीलिए जो बात कहना है सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात कहिए, घुमा फिरा के मत कहिए। क्लियर एक्शन होना चाहिए। स्पेसिफाई व्हाट एक्शन या इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन आर नीडेड, क्या ज़रूरी है, कौन सा इन्फॉर्मेशन, कौन सा इंस्ट्रक्शन जो भी है वो आपको जो है वो वहाँ पे क्लियर कट रखना पड़ेगा, ताकि सामने वाले को ऐसा नहीं लगे और आपका लेटर वो छोड़ ना दे पड़ना, ठीक है। पोलाइट क्लोजिंग, यानी कि जब आप लेटर लिखना ख़त्म करेंगे तो जो है वो आपको वो बोलते हैं ना विनम्रता से, ठीक है, तो उस तरह से आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस लेटर के बारे में कंक्लूजन लेके चले तो बिजनेस लेटर आर एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन and are used to foster relationship, make request, expert concern and maintain smooth business operation. A well-written business letter can have a positive impact on the recipient and can improve public relation, customer satisfaction and organizational image. तो बिजनेस लेटर क्यों ज़रूरी होता है, अगर कंक्लूजन लेके चलें तो वही है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में एक एसेंशियल पार्ट है, एक बहुत ज़रूरी जो है वो महत्वपूर्ण पार्ट ये निभाता है बिजनेस लेटर। इसको यूज़ करते हुए एक अच्छा रिलेशन आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन या फिर बिजनेस में दूसरे बिजनेस के साथ रिलेशन, कस्टमर के साथ रिलेशन, ठीक है। तो इस तरह का जो अच्छा चीज़ आप स्टेप आप लेते चलिएगा तो ये एक आपका अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश करने में मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन
कहने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब आप लोगों को पता ही है, जो बातचीत होता है, जो संचार है वो, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि ये संचार इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हो रहा है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ आ जाता है। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है अब यहाँ से आप कितना कम्युनिकेशन करते हैं, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया। आप आज के दुनिया में, ठीक है, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया से आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम से हो, फेसबुक से हो, या फिर आप व्हाट्सएप करते हैं, या फिर किसी तरह का कम्युनिकेशन जो टूल है वो यूज़ कर रहे हैं, वो सारा चीज़ किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। पहला अगर हम लोग टाइप्स के बारे में बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या है, तो देखिए इस डेफिनेशन को अगर थोड़ा सा देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रेफर टू द ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन एंड मैसेज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंटली चेंजिंग हाउ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन लोगों का ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वो है कि जब आप मैसेज किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफ़र करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो सीधा सीधा है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ज़्यादा कुछ जो है वो इसमें पेचीदा बनाना नहीं है इसको। टाइप्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला ईमेल के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि जो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के तरह जो है वो ईमेल को हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो लोग होते हैं या उस इर्द गिर्द जो रिलेशन होता है उसका, उसमें जो है वो ईमेल इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, जनरल पब्लिक, फ्रेंड्स, कम्युनिटीज़, इस सब के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे फेसबुक, टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस तरह का जो चीज़ें हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग है। अब इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि इंस्टेंट मैसेजिंग का पर्पस क्या हो जाता है कि क्विक चाहिए, ठीक है, मतलब कि एकदम रियल टाइम कम्युनिकेशन चाहिए। रियल टाइम कम्युनिकेशन जैसे कि किस चीज़ से करना है, फ्रेंड से करना है, कलीग से करना है, कैजुअल यूज़र, मतलब कि जैसे कि आप लोग को अभी ऐसा चाहिए कि अभी जा रहा है मैसेज, अभी चाहिए रिप्लाई, इस तरह का जो होता है वो इंस्टेंट मैसेजिंग में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब फेस टू फेस मीटिंग रिमोटली करना होता है, मतलब आजकल वीडियो कॉल का जो ज़माना चल रहा है, जैसे कि मीटिंग भी हो गया था, या फिर जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उसमें मीटिंग होता था, वो सब तो आप लोगों को पता ही होगा। वो सब आप लोगों को जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को जानना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप लोग रोज़ उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे वीडियो कॉल करते ही है, या फिर जो है वो क्या बोलते हैं, आजकल जो है वो बैंक अकाउंट खोला जाता है कुछ बैंक का, तो वो फ़ोन वेरिफिकेशन ही कर लेते हैं, वीडियो कॉल पे ही वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो इस तरह का जो है वो कम्युनिकेशन अब इस्तेमाल हो रहा है, और ये थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है। मोबाइल कम्युनिकेशन में तो वही है, टेक्सटिंग है, कॉलिंग है मोबाइल डिवाइस पे, जनरल पब्लिक और बिजनेस फ्रेंड्स, ये सब कम्युनिकेशन सारे वही लोग यूज़ कर रहे हैं, बस समय के हिसाब से और जगह के हिसाब से वो बदलना पड़ता है। ईमेल हम रोज़ यूज़ नहीं करेंगे, ईमेल हम तभी यूज़ करेंगे जब हम लोगों को किसी बिज़नेस को मैसेज करना होगा, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को मैसेज करना होगा, कंपनी को मेल करना होगा, तो वो ईमेल वहाँ पे यूज होगा। हम अपने दोस्त को मेल करके नहीं पूछेंगे कि भाई तूने ये असाइनमेंट किया या नहीं किया या फिर कुछ नहीं। उसके लिए हम सोशल मीडिया यूज़ करेंगे जो हमारे पास है, जो, या फिर हम डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो ये सब यूज़ हो जाता है। ये बस हो सभी के पास रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग डेली यूज़ कर रहे हैं वो बट जा रहा है भाग में। किस किस भाग में, जब हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइप्स के बारे में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में। बेनिफिट के बारे में बात करेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का क्या फ़ायदा है, कि ये है स्पीड और इफ़िशियंसी है। मतलब कि इसमें ज़्यादा कुछ माथापेची वाला काम नहीं है, ये आप मैसेज कीजिएगा तुरंत उसको पहुंचा दिया जाएगा। जितना भी आप जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसका स्पीड पे डिपेंड करेगा कि वो कितने स्पीड से आपका मैसेज भेज पाता है, और सामने वाले का कैसा क्या है वहाँ पर कंडीशन, ठीक है। तो फास्ट ट्रांसमिशन होगा आपके मैसेज का, इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी आपको भेजा जा सकता है, वर्ल्ड वाइड दुनिया में कहीं पे भी आप मैसेज भेज सकते हैं। इसका पहला फ़ायदा ये हो गया। सेकंड फ़ायदा है एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबल थ्रू इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस एनी टाइम। कभी भी इंटरनेट से आप जो है वो कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं, कभी भी ये अवेलेबल रहेगा, इंटरनेट कनेक्टेड है। तो कॉस्ट इफेक्टिव है ज़्यादा, जिसमें जो वो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करना होता था पहले, तो हम लोग क्या करते थे, मोबाइल में जो है इंटरनेशनल रोमिंग डालते थे, मोबाइल पैक डालना पड़ता था अलग से, उसका पैसा लिया जाता था। लेकिन अब हम एक ही इंटरनेट पैक में क्या कर सकते हैं, अब जो है वो कहीं पे भी विदेश में बात कर सकते हैं, चाहे यूएस में बात कीजिए, नेपाल में बात कीजिए, श्रीलंका बात कीजिए, कहीं पर भी बात कीजिए, तो वही इंटरनेट पैक से ही आप बात कर सकते हैं। उसके लिए अलग से कोई पैक नहीं डालना पड़ता है, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन कॉल करना है तो उसके लिए अलग से पैसा लगेगा, लेकिन
जब से इंटरनेट आया है, जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंटरनेट के हिसाब से हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को आसान बनाता है, उसमें पैसा नहीं लगता है, वही पैसा में हमारा काम हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा ये, ठीक है। मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन, अब इसमें क्या है, इसके कहने का मतलब ये है कि हम फ़ोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, तो ये सब का काम आसान किया है। पहले अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हम यूज़ नहीं करें, सीधा सीधा हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को छोड़ दें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को छोड़ दें, तो फोटो वीडियो अगर हम लोग को भेजना होगा तो बहुत समय लगेगा, उसमें पैसा भी खर्च होगा, उसमें फिजिकल जो है वो कुछ इन्वॉल्व होगा। और लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम मोबाइल का यूज़ करके, कंप्यूटर का यूज़ करके, या फिर किसी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके हम उसमें फ़ोटो भेज सकते हैं या वीडियो भेज सकते हैं। इस तरह का चीज़ जो है वो हम लोग उसमें इंटीग्रेट करके सेंड करते हैं, मैसेज भी जाता है, फ़ोटो भी जाता है, वीडियो भी जाता है, ठीक है। डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, हम उसका रिकॉर्ड भी रख पाते हैं, यानी कि हमारा हिस्ट्री रहता है चैट का, हमने किसको कब क्या भेजा उसका भी एक रिकॉर्ड रख सकते हैं हम। तो ये सारा चीज़ क्या है, एक फ़ायदा है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का, एक नहीं है, इतने सारे फ़ायदे हैं, और इसमें और आप जोड़ सकते हैं क्योंकि आप डेली इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का क्या क्या चैलेंजेस है, अब इसमें क्या क्या इसको जो है वो रोकता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि कौन कौन इसके बीच में आ रहा है। तो वो है डिजिटल सिक्योरिटी। एक चीज़ तो आप लोगों ने सुना ही होगा, प्राइवेसी इज़ अ मिथ, ठीक है, आज के ज़माने में चलता है। जब से ये डिजिटल वर्ल्ड, मतलब कि जब से ये डिजिटल आया है, सब कुछ डिजिटल होने लगा है, तो प्राइवेसी इज़ अ मिथ हो चुका है, यानी कि अब डेटा का कोई भरोसा नहीं है कि कौन कहाँ पे जा रहा है, आपका डेटा कहाँ पे बेचा जा रहा है। डेटा प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी रिस्क ये बढ़ चुका है। प्राइवेसी के बारे में वही चीज़ बोल रहा है कि प्राइवेसी इज़ अ मिथ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे कुछ सेव करके रखा हुआ है तो वो सिर्फ आप तक ही है, आप नहीं जानते हैं कि वो कहाँ कहाँ बांटा जा रहा है। जिस कंपनी का चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, क्या वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपका ही डेटा रख रहा है आपके पास, या फिर आपका डेटा सबके पास भेजा जा रहा है, या फिर सबको एक्सेस दे रहा है जो ज़्यादा पैसा दे रहा है, या फिर वो आपका डेटा लेके वो किसी और को बेच रहा है, आप नहीं जानते हैं, ठीक है। और यही डेटा क्या है आज के ज़माने में, ये डेटा और ये जो आपका प्राइवेसी है, आपका जो प्राइवेसी का डेटा है, जो आपका नाम, रोल, आपका मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, ये सारा चीज़ जो है अब क्या है, ये नया सोना बोल सकते हैं, जो वो लोग जमा करके रखते हैं और बेचते हैं। वो खदान है, माइन है, जो रोज़ कंपनी माइनिंग करता है और वो डेटा बेचता है, जो कि बहुत महंगा बिकता है। अभी के ज़माने में सबसे महंगा क्या है, तो वो है डेटा, ठीक है, आपका प्राइवेसी, आपका डेटा, ठीक है। मिस इंटरप्रिटेशन, अब मैसेज कैन बी मिसअंडरस्टूड ड्यू टू लैक ऑफ कंटेक्स्ट, मतलब कि जब आप मैसेज करते हैं तो वो टेक्स्ट के रूप में जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को जो है वो लिख के जो है वो भेज दिए। अब उस लिख के भेजने में इमोशन तो नहीं दिख रहा है, हो सकता है आपने कोई और चीज़ के लिए बोला, मतलब कि और जो है वो जो सामने वाले समझ रहा है, आप वैसा नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन आपने लिख के भेजा, वो कुछ और ही समझ लिया। लिखा तो वही बात है लेकिन कंटेक्स्ट अलग था, ठीक है। मतलब आप वैसा बोलना नहीं चाह रहे थे, बोलते हैं ना कि हम मेरा कोई इरादा नहीं था ठेस पहुंचाने का, या फिर आपने गलत समझ लिया, ठीक है। तो वही चीज़ आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, क्योंकि वहाँ पे इमोशन दिख नहीं रहा है, सामने क्या आप टोन में बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, कब किस चीज़ को आप लेकर बोल रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, वो सब वहाँ पे दिखेगा नहीं, तो वो इंटरप्रेट होगा वहाँ पे जाके, और जो वो वहाँ पे क्या होगा, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, टू मच इन्फॉर्मेशन कैन बी ओवरवेलमिंग। अब डेटा यूज़ कर रहे हैं, अब ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन कहीं पे देखिएगा आप, व्हाट्सएप आपका या फिर आपके फैमिली मेम्बर का, किसी चीज़ का भरा पड़ा है इन्फॉर्मेशन से, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, क्या है, वो सब फाइंड आउट करना या पॉइंट आउट करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो ये सारा चीज़ क्या है, चैलेंजिंग हो गया है। अब इसमें उसको करने के लिए आपको अलग से कुछ सीखना पड़ेगा, ये उसको छानने के लिए, फ़िल्टर करने के लिए, कहाँ पे क्या डेटा आपको लेना है, कंज्यूम करना है, नहीं करना है, तो सारा चीज़ फ़िल्टर करना पड़ेगा। ये एक चैलेंज है कम्युनिकेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो इस सारा चीज़ को आंसर में भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी का जो है वो पेपर सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग करेंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कल्चर। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट सोसाइटी और कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो पहला हम लेके चलेंगे सोशल इंटरेक्शन। अब सोशल इंटरेक्शन जो जैसा पहले होता था वैसा नहीं हुआ है, वो
चाहे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो या फिर पर्सनल कम्युनिकेशन हो, उसको क्या कर दिया है, एक तरह से क्रांति ला दिया है उसमें। पर्सनल कम्युनिकेशन या फिर आप अपने फ्रेंड से रिलेशन वगैरह से बात करने के लिए, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कंपनी वगैरह में बात करने के लिए, व्यवसाय में, बिजनेस में जो यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन वो हुआ। तो इस तरह की चीज़ जो कम्युनिकेट पहले हो रहा था, अब वो ऐसा नहीं होता। अब सारा चीज़ बदल चुका है, एक तरह से उसमें क्रांति आ चुका है, ठीक है। एजुकेशन में भी जो लर्निंग का है वो भी बहुत ही ज़्यादा चीज़ बढ़ चुका है। अब सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल हो चुका है। मतलब कि चाहे आप ऐसा नहीं है अब ऑनलाइन में डिबेट नहीं शुरू कर देना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि एक्सपेंडेड एक्सेस टू लर्निंग मटेरियल्स एंड वर्चुअल क्लासरूम, मतलब यहाँ पे जो आप लोग का फैसिलिटी है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो चुका है। आप घर बैठे ही सारा कुछ यूज़ करने का हो सकते हैं। या प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकल वो आप सिर्फ देख ही सकते हैं, लेकिन बाकी जितना भी थ्योरेटिकल है वो सारा काम आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, देख सकते हैं, अवेलेबल हो चुका है। एक वर्चुअलिटी क्रिएट किया गया है, एक वर्चुअल क्लासरूम बनाया गया है, जिस क्लासरूम में आप घर में बैठ के ही जो है वो उस चीज़ का जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। वो एजुकेशन में क्रांति है। अब इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक्स में भी इस तरह का है, जैसे ट्रांसफॉर्म बिजनेस ऑपरेशन एंड मार्केट स्ट्रेटेजीज। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, मतलब बिजनेस जब ऑनलाइन ही जा रहा है, जब बिजनेस ही ऑनलाइन जा रहा है तो इकोनॉमिक्स भी ऑनलाइन जा रहा है। मतलब कि एजुकेशनल बिजनेस हो या फिर किसी और तरह का बिजनेस हो, तो जब वो ऑनलाइन जा रहा है तो बाकी सारा काम जो स्ट्रेटेजी है वो उसके हिसाब से बदलेगा। तो वो बदल चुका है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अब बदल चुका है। और अब आप लोगों को पता ही होगा कि अब हर चीज़ में प्रॉब्लम आ चुका है, तो वो चैलेंज में है। अब वो चैलेंज में क्या है वो थोड़ा सा हम लोगों ने देखा, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कवर करना पड़ेगा, या फिर अपने प्रैक्टिस में, अपने आसपास में जो आपको दिख रहा है वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। फ्यूचर ट्रेंड के बारे में बात करें तो एआई और मशीन लर्निंग के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आजकल चैट जीपीटी, जिबली या फिर जो भी चीज़ चल रहा था उसकी वजह से और फेमस हो चुका है, और भी ट्रेंड में आ चुका था। वो उसका भी जो है वो सर्वर वो लैग करने लगा था, ऐसा कुछ न्यूज़ आया हुआ था। तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग के एआई का ही एक प्रोसेस में एक पार्ट है मशीन लर्निंग। अब ये कम्युनिकेशन टूल को, ऑटोमेशन को बढ़ा रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, पहले से ज़्यादा बेहतर कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि पहले से ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। तो वो तो डिबेट की बात है। खैर, नेक्स्ट है वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, वीआर, ठीक है, और एआर, ठीक है। तो वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी और एआर यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी। तो इस चीज़ के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं वीआर या फिर एआर, तो एआर तो आपके मोबाइल फ़ोन में मिल जाएगा। ऑगमेंटेड रियलिटी या फिर वर्चुअल रियलिटी, जब आप मोबाइल फ़ोन के कैमरे में भी आजकल फैसिलिटी आ चुका है कि आपके फेस को वो रीड करके एक कार्टून टाइप बना देता है। तो ये सब क्या आ जाता है उसमें, वो एक तरह से जो आप बोल सकते हैं कि इसी सब को यूज करते हुए, इस चीज़ को यूज करते हुए जो वो बनाया जा रहा है। आप बोल सकते हैं कि इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस कर रहा है वीआर और एआर मिलकर, ठीक है। मतलब कि आप उस चीज़ को जी रहे हैं, वो वर्चुअली जी रहे हैं, रियल नहीं है, रियल जैसा है, ठीक है। रियल नहीं है, रियल जैसा है, वो चीज़ वर्चुअल कहलाएगा, ठीक है। वो रियल को क्या कर रहा है, सिमुलेट कर रहा है। इस एक तरह से वो रियल बना रहा है आपके लिए। वो है नहीं रियल, लेकिन आपके लिए बनाया जा रहा है ताकि आप उसको फील करें रियल, ठीक है। तो ये सब जब यूज़ हो जाता है कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में ये सारा चीज़ मदद कर रहा है, तो और भी ज़्यादा जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत का माध्यम है, जो समझाने का तरीका है, वो और भी बढ़ रहा है, निखर के आ रहा है, ठीक है। एडवांस मोबाइल कम्युनिकेशन, बेटर मोबाइल टूल्स फॉर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। अब इस चीज़ के बारे में क्या ही कहना। तो इसमें क्या है, एडवांस मोबाइल कम्युनिकेशन, धीरे धीरे कम्युनिकेशन में भी मोबाइल में एडवांसमेंट आ रहा है, अलग अलग चीज़ आ रहा है कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। किसी को ट्रैक किया जा सकता है, किसी को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रहा है। तो ये एक फ्यूचर ट्रेंड है और आगे जाके और बढ़ेगा ही, जो आपको देखने को मिल ही रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो एक कंक्लूजन के टाइप में अगर हम लोग देखना चाहें कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हैज़ रीशेप्ड द वे वी इंटरैक्ट एंड कंडक्ट बिजनेस, या फिर ऑफरिंग न्यूमरस बेनिफिट वाइल प्रेजेंटिंग चैलेंज दैट रिक्वायर ऑनगोइंग एडॉप्शन टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एक तरह से आकार दिया है, या फिर आप बोल सकते हैं कि फिर से हम लोगों को शेप दिया है। जिस तरह से पहले हम बातचीत करते थे, ऑर्गेनाइज किसी चीज़ को, बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहे थे या फिर कुछ चला रहे थे, उस चीज़ को फिर से हम लोगों को एक तरीका दिया है, या फिर एक रास्ता दिया है, या फिर हम लोगों को क्या कर दिया है, एक मोड़ दे दिया है कि हम
और एडवांस कर सकते हैं या फिर उस चीज़ को और निखारने का जो तरीका है, जो रास्ता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन दे रहा है। अब इसमें चैलेंजेस तो आएंगे ही। कोई भी चीज़ जब ट्रेंड होने लगता है या फिर कोई भी चीज़ जब चेंजिंग में आने लगता है तो वो चैलेंजेस पैदा करते हैं, और जब चैलेंजेस पैदा होता है तो और कंसेप्ट आता है और न्यू कंसेप्ट आएगा उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए, और नया ट्रेंड शुरू होगा उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। तो प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन हम लोगों का जो अभी जो हम लोग अपने संसाधन को, संचार के माध्यम को आसान बनाने के लिए और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यही सारा चीज़ अभी के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ही बेस है कम्युनिकेशन का। अगर आप ऐसा बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, क्योंकि इस पे ही अब कम्युनिकेशन खड़ा है। जो भी संचार के माध्यम है वो बेस पे ही खड़ा है, और बेस है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी है वही क्या है, बेस बना हुआ है कम्युनिकेशन का आज के ज़माने में। तो इसमें अगर ये बेस है तो अगर इसका फ्यूचर ट्रेंड देखा जाए तो चैलेंजेस तो आने ही वाला है, लेकिन इसका बेनिफिट्स भी है, सब कुछ है। तो कोई भी चीज़ का जो वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। तो जब हम एडवांटेज किसी चीज़ का ले रहे हैं तो हमको ही डिसएडवांटेज उस चीज़ का लेना होगा, दूसरा कोई नहीं लेगा। ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट ले या फिर इनडायरेक्ट ले। तो खैर यूनिट 1 कंप्लीट होता है यहाँ पे हम लोग का, और नेक्स्ट पे हम लोग जो है वो यूनिट 2 पे चलेंगे, और उससे पहले कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव भी करने का, या फिर यूनिट 2 करके ही भी ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो जैसा अगर आप लोग कहना चाहें तो कुछ कह सकते हैं, बाकी तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, पहले यूनिट 2 करते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स की यूट्यूब चैनल पे।